अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज का प्रोग्राम नहीं कर पाई, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। 20 सितंबर को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 नाफिज हो गया। इससे पहले वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 मंजूर किया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जजेस पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगी। इससे कबल चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ख़त लिखकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के तहत तश्कील दी गई नई 3 रुकनी कमेटी के इजलास में बतौर मेंबर जज बैठने से माजरत करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बगैर वजह के हटाना गैर जमहूरी रवैया है। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने मकतूब में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दो बदल या फिर फुल कोर्ट बेंच या फिर फुल कोर्ट इजलास के जरिए ही मुमकिन हो सकती है, या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा से इस इजलास में शामिल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी PDM की गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी वफाकी काबीना के जरिए 28 मार्च 2023 को दी थी, जिसके बाद 29 मार्च 2023 को कौमी असम्बली और 30 मार्च को सेनेट से इसको मंजूर करवाया गया था। इसके बाद 10 अप्रैल को पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कुछ तरमीम के साथ पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया था। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के इख्तियारात हमेशा आइनी और कानूनी हलकों में बहस का मौजू रहे हैं। अदालती इख्तियारात फ़र्द वाहिद को देने के बजाय इदारे को देने की हिमायत भी की जाती रही। PDM हुकूमत ने इन्हीं दावों के साथ गुज़श्ता साल ये कानून बनाया था। बेंचेस की तश्कील के हवाले से मंजूर किए गए इस कानून में लिखा गया था कि अदालत उज़्मा के सामने किसी वजह, मामला या अपील को चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी के जरिए तश्कील दिया गया। बेंच सुनेगा या फिर इसे निपटाएगा। कमेटी के फैसले अक्सरियत से किए जाएंगे। इसी मामले पर आज हमारे सवालात हैं जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं हसन निसार साहब, अफसार आलम साहब, जैगम खान साहब और इफ्तिखार अहमद साहब हमारा साथ देंगे। हसन साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं। 2023 प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून बनाने वाली हुकूमत 2024 अपने ही बनाए गए कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखें, आप उनके अपने बनाए हुए कानून में तरमीम का जिक्र कर रही हैं जी, तो प्लीज़ पहले कायदे आज़म के बनाए हुए मुल्क में तरमीम यानी फॉल ऑफ ढाका से गुफ्तगू शुरू करें तो बाकी शायद सवाल आपको कोई पूछना ही ना पड़े। हमारे यहाँ मुल्की मफाद कतअन नहीं, ज़ाती मफाद का कल्चर है, इसलिए मैं इनको फॉर्चून हंटर्स कहता हूँ। ये थ्रू आउट आपका यही कुछ है, जिधर चाहते हैं मुमकिन आँख है। ये मुल्क भी, इसका आइन भी, इसके कानून भी क्या है, ये मुझे समझाएं। एक हादसा रेफरेंस लाहौर में होता है, एक वो कत्ल उधर होता है आपके इस्लामाबाद में, एक कोयटा में होता है। चारों का नतीजा क्या है? नाम लेना ज़रूरी है तो नाम भी ले देता हूँ। तो यहाँ रूल ऑफ लॉ नाम की कोई ग्रेस, कोई डेप्थ, कोई वकार नाम की कतन कोई चीज़ नहीं है। ये बुसकशी का मैदान है, जिसके हाथ जो लग जाए उसका ठीक है। और क्या है सही आजकल भी जो हो रहा है, क्या हो रहा है जी। हसन साहब, फिर ये जो ऑर्डिनेंस है प्रैक्टिस और प्रोसीजर, इसके सियासी नौयत के केसेस पर असरात तो मुरतब होंगे? डेफिनेटली होंगे। उसको मारें गोली, अल्टीमेटली मुल्क पे देखना ये है कि देखें क्या बॉटम लाइन क्या है कि हर वो कानून, तरमीम, आइन, मकसद क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये होती है हुकूमत। बाकी सब
जुगाड़ हैं जो लगाए जाते हैं। अदरवाइज़ ये मुल्क आज 77 साल के बाद, यार खुदा का वास्ता, मैं सोचता हूँ जब ये मुल्क बना मुकम्मल तबाही बर्बादी थी। इसने किसी का 1 रुपया नहीं देना था, तो पता नहीं 75 करोड़ या कितना इंडिया से लेना था। तो गांधी साहब ने वो व्रत रखा कि भाई हमें पसंद है नहीं है लेकिन ये उनका हक है, यानी मकरूज नहीं थे। उसके बाद अयूब खान साहब किताब लिखते हैं, कभी टाइटल पे गौर किया है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये शिकवा था, ये इल्तिजा थी, ये गुजारिश थी, ये एहतजाज था। तो बस मास्टर्स आपके बदलते बदलते रहते हैं, या आइंदा कहीं को बदल जाएंगे, या दो तरफा सा कोई मामला, कोई इस तरह का नहीं। वेलफेयर ऑफ द पीपल हमारे किसी सियासतदान के ख्वाब में नहीं आया। ये वो लोग हैं जो वजारत मिलने पे कहते हैं कि हमारी गाड़ी को टाकी लग गई, टाकी पाकिस्तान का झंडा। ये क्या प्रैक्टिस और प्रोसीजर का ये सही, ठीक है। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। अक्टूबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 10 जजेस ने प्रैक्टिशनर के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए इसे आइन के मुताबिक करार दिया। अब 11 माह में कौन से ऐसे हालात हैं जिसके बायस इस कानून में तरमीम की बात की जाती है और ज़रूरत पेश आ रही है? कि जिस आदमी ने कानून पेश किया होगा उसने वजूहात का भी ऐलान किया होगा पार्लियामेंट पे। वो वजूहात मेरे सामने नहीं है तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता। हर चीज़ जो पेश की जाती है पार्लियामेंट में उसकी रीज़निंग दी जाती है कि ये रीज़न क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये जो लोग मुखालफत कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुनीब साहब को बुलाया जाए और उनको बिठाया जाए, तो फिर आइन अपनी मर्ज़ी का आइन बना लें कोई। जो या तो ये जो फ़ैसला हुआ है ये गैर आइनी है, जिस तरह आपने दरख्वास्त दे दी है दरख्वास्त का इंतज़ार करें जी कि दरख्वास्त में क्या फ़ैसला होता है। फिर इस किस्म की शराइत लगाना कि ए को या बी को या सी को बुला के इजलास में बुलाया जाए, तो ये आपके ख़ानदानी मसाइल नहीं हैं, ये एक जमहूरी मामलात हैं। ये ठीक है कि आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था ऑर्डिनेंस, क्योंकि इजलास ख़त्म हुआ था उसके फ़ौरन बाद ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए था। ये बात बहुत मरतबा पाकिस्तान के में ज़ेर बहस आई है कि ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाए, क्या ऑर्डिनेंस की ज़रूरत होती है या नहीं। बिल्कुल लीगल बात है, आप ये करें, लेकिन ये शराइत मत रखें कि उसको बुलाया जाए तो फिर हम बात करेंगे, ना बुलाया जाए तो उसको बात नहीं करेंगे। ये गलत है। ये मेरे दोस्त का कहना सही है कि ये भी जुगाड़ है, उनको कोई और तरीका नहीं मिल रहा मामलात को ख़राब करने का, तो ये भी जुगाड़ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस के आने से पहले मुल्क में जुलूस निकाले जाएंगे, जलसे किए जाएंगे, मुतालबा किया जाएगा कि उसको लाया जाए, जानते हुए कि उसको 1 तारीख को आना है जी। ज़ाती मुफादात हैं, ये सब खेल रहे हैं, हमारे सामने हैं। कल एक जजमेंट आती है, उस जजमेंट में अपने ही 2 दोस्तों के बारे में जिन लफ्ज़ों का चुनाव किया गया, क्या खूब चुनाव किया गया, तो इससे पता लगता है कि असूल ख़त्म हो गए हैं। ये एक झगड़ा जो है अब ज़ाती नोयत का बन गया है, अदारा के अंदर भी ख़राबी पैदा हो गई है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो सवाल आपका है कि प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून वाली बनाने वाली हुकूमत, मतलब आपका ये लफ्ज़ भी देखें ना, क्या खूबसूरत है, बनाने वाली हुकूमत। आप ये ज़ाहिर करना चाहते हो कि वो हुकूमत ख़त्म हो गई है, हालांकि वो हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, हुकूमत मौजूद है। आपने कहा कि 2024 अपने ही बनाए गए कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पेश क्यों आई? भाई तरमीमी ऑर्डिनेंस आ सकता है, उनके नज़दीक आईनी है, आपके नज़दीक गैर आईनी है, बस ये बात है। और उसके लिए आप अदालत में चले गए हैं, लेट द कोर्ट डिसाइडेड। आइन से देखिए, पहली बात हमारे मुल्क में जो बहुत खौफनाक खेल चल रहा है, जो पार्लियामेंट है वो जब आइन बना लेती है तो पार्लियामेंट का रोल और हो जाता है, तो फिर आइन सुप्रीम है। या तो सवाल में ये कहा जाए कि ये मामला गैर आईनी, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, हम जजमेंट पास ही नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा कि ज़रूरत पेश क्यों आई, मतलब ये मैं जजमेंट पास कर रहे हैं ना। अदालत में वन मैन शो नहीं होना चाहिए। असल में क्या हुआ, एक वन मैन शो था, उस वन मैन शो को ख़त्म करके कोशिश की कि 3 आदमी आ जाएं,
3 आदमी में से एक आदमी ने गैर हाजिर होने की कोशिश करनी शुरू कर दी। बहरहाल मामला ने तो आगे चलना है। ये तो नहीं कि अगर मैं नहीं आता एक मीटिंग के अंदर और एक ग्रुप के अंदर तो बाकी मामला बंद कर दिए जाएं, रोक दिए जाएं, उन पर अमल ना किया जाए, बाकी केसेस को चलाया ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई एग्री। तो मैं सवाल पूछूं कि जरूरत क्यों पेश आ रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए? पार्लियामेंट कैन डू इट। मैंने आपको पहला फिक्रा का जवाब दिया कि हर कानून में वजह बताई जाती है। इसको चूंकि वजह ये तो सदर ने सिग्नेचर किया ना, पार्लियामेंट ने तो पास नहीं किया ना। देखो ना, बात दोस्त मेरी बात सुनो, सदर के पास कोई सादा कागज नहीं गया होगा, उस कागज के ऊपर कुछ लिखा होगा कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, तभी सदर ने किया होगा। इस हद तक ये डिबेट इस मुल्क में दुरुस्त है कि जो ऑर्डिनेंस हैं वो जारी नहीं होने चाहिए, असेंबलियों से काम लेना चाहिए। इस हद तक तो मैं मानता हूँ। और ये सारी की सारी जुगाड़ें हैं और ये दोनों तरफ से हो रही हैं, किसी एक तरफ से नहीं हो रही। सही, ठीक है। जैगम साहब, आपकी जानिब आते हैं। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया वन मैन शो है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वन मैन शो खत्म करने के लिए बनाए गए कानून में तरमीम करके क्या दोबारा से वन मैन शो को ही बहाल करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जो कन्वीनियंट होता है वही किया जाता है। आप ये देखिए कि फरवरी 2022 से सितंबर 2023 तक उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और हर रोज़ हम जो गुफ्तगू किया करते थे वो ये होती थी कि किस तरीके से वो बेंच फॉर्मेशन करते हैं और किस तरीके से उनकी बेंच फॉर्मेशन ने सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, हम ख्याल जजेस और गैर हम ख्याल जजेस। और जो तमाम अहम कानूनी मामलात होते थे जिसका हुकूमत से ताल्लुक़ होता था वो तमाम हम ख्याल बेंचेस के पास जाते थे, और अक्सर हमें पता भी होता था कि फ़ैसला क्या आएगा, क्योंकि जजेस का पता तो फैसले का भी पता। अपने तमाम दौर में उन्होंने फुल कोर्ट को नहीं बुलाया। 184(3) जो है उसको रेगुलेट करने पर वो कभी रजामंद नहीं हुए। अपोजिशन एतराज़ उठाती थी कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, बार आवाज़ उठाती थी कि इन दोनों चीज़ों को खुदा के वास्ते रेगुलेट करो। इसलिए रेगुलेट करो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आदमी का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है वो वन अमंग अदर्स होता है। वो खसूसी उस तरह के इख्तियारात नहीं रखता जिस तरह के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रखता है, जिस तरह के वज़ीर आज़म रखता है। इसी तरीके से 184(3) पर भी बार कहती थी कि इसको रेगुलेट करने की कोई कोशिश करो, और अंदर से भी आवाज़ उठती थी। इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं फायज़ ईसा साहब, उन्होंने इस मामले पर ख़त लिख के अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने बायकॉट किया, वो बेंचेस में नहीं बैठे। और फिर आखिरकार जब उमर अत्याब बंदियाल गए, और इस दरमियान में हमें पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आया, ये हुकूमत लाई इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए। ये अप्रैल 2023 में हुआ। वो लाकर उन्होंने कहा कि अब बेंच को बनाने का जो हक है इसको रेगुलेट किया जाए, लेकिन उमर अत्याब बंदियाल नहीं माने, और जब गए तो फिर उस पर अमल दरामद शुरू हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को काजी फायज़ ईसा साहब ने कोर्ट को वापस किया। अब देखिए कैसे यू टर्न है जी, कि अब इस तरीके की उसमें अमेंडमेंट की गई है और ऑर्डिनेंस के जरिए से की गई है, और बेंच भी नए सिरे से बनने शुरू हो गए। और इस बेंच का जो सीधा सीधा मकसद है, देखिए, क्योंकि एक वो खुद है, एक सीनियर मोस्ट जज उनके बाद होता है सीनियर प्यूनी जज, और तीसरा उन्होंने खुद मुंतखब करना है, यानी एक खुद और एक उनका पसंदीदा मिलकर अक्सरियत बना लेगा उस कमेटी में, और जिस तरह वो चाहेंगे वो बेंचेस बनाएंगे। मैं नहीं समझता, या मुझे मालूम नहीं है काजी फायज़ ईसा साहब इसको कैसे लेकर चलेंगे, लेकिन जिस चीज़ के खिलाफ वो खड़े हुए थे आज मामला वहीं तक पहुंच गया है। ये पाकिस्तान की हुकूमत जिस वक्त अपोजिशन में थी उस वक्त जिस चीज़ के खिलाफ खड़ी हुई थी, और फिर जब हुकूमत में थी और उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था, उस वक्त जिस चीज़ का इन्होंने असूली मौक़िफ़ लिया था उससे पीछे हट गए। मसला यह है कि इस वक्त हमें ऐसी अदालत चाहिए जिस पर सब लोग एतबार करें, ऐसे बेंचेस चाहिए जिस पर सब लोग ट्रस्ट करें। हमें इस वक्त कंट्रोवर्शियल बेंचेस नहीं चाहिए,
लेकिन वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस तरीके से अदालत को चलाने की कोशिश की जा रही है, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को इंतज़ामिया के नीचे लगाया जाए, इंतज़ामिया की मर्ज़ी के मातहत किया जाए। और अगर ये काम काजी फायज़ ईसा के दौर में होता है तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि सिवाय एक केस के उनके कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है। उनका ओवरऑल जो रहा है, किरदार रहा है पूरे जुडिशल उसमें, वो एक बड़ा अच्छा किरदार रहा है। और इस वक्त हम जहां आए हैं उस पर दोबारा काजी साहब का, मेरे ख्याल में उनके हवाले से इस तरह के सवालात जो उठेंगे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से दोबारा मुतनाज़ होगी, जिस तरीके से उनके किए हुए फैसले मुतनाज़ हो जाएंगे, तो ये एक कंटिन्यूटी होगी और ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, अफसर साहब आपकी तरफ आते हैं। आईनी तरमीम पेश ना की गवर्नमेंट ने, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तब्दीली आ जाती है और फिर इस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो जाता है। हर चीज़ की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आप बताइएगा कि क्या ये टाइमिंग हुकूमती नीयत पर सवालात उठाती है? नीयत को तो कोई पैमाना नहीं है। बाज़ लोग नीयत जज कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता, और मैं इसलिए नीयत पे तो कोई जवाब नहीं दे सकता। इन जजेस की जिनके अभी जिक्र किया जैगम साहब ने बड़े तफसील से कि किस तरह हम ख्याल बेंच बन गया था, किस तरह अपनी मर्ज़ी के बेंच बना के मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, आप नीयत की बात करती हैं ना, मैं नीयत की नहीं, मैं अमल की बात करता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, हम ख्याल बेंच ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया और बैठे रहे। जितना अरसा वो चीफ जस्टिस रहे, दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का केस नहीं लगाया। ये अमल था उनका, नीयत आप खुद उनसे जज कर लें। बदअमली को चेक करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और उम्मीद ये थी कि लेटर एंड स्पिरिट में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी उसको भी इस्तेमाल किया गया अपने सियासी मकासद के लिए जजेस ने। क्या करें फिर? इंतजामिया तो हम कहते हैं, हम सच क्यों नहीं बोलते कि पार्लियामेंट है, इंतजामिया नहीं है? और पार्लियामेंट क्यों इतनी गिरी पड़ी है? ये 2-3 जजेस, 4 जजेस मिलकर जो मर्जी करते हैं इस मुल्क के साथ, फांसी लटका दें, एक वज़ीर आज़म को घर भेज दें, दूसरे को, तीसरे को घर भेज दें, चौथे को तायाद नायल कर दें, तो किसी की नीयत, किसी के अमाल पे नजर नहीं रखनी। पार्लियामेंट ने क्यों कर दिया ये? टाइमिंग पार्लियामेंट की ठीक नहीं है। और मुझे खुशी हुई है कि लोग यह मानते हैं कि काजी फाइज़ के क्रेडिट पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सिवाय एक केस की, वो भी कंट्रोवर्सी बनाई गई है, उस पर भी एक बहस हो सकती है। यही काजी फाइज़ के फेवर की दलील है कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। खुल के कहते हैं कि हम पब्लिक सेंटिमेंट के मुताबिक फैसले देंगे, आइन और कानून के मुताबिक नहीं देंगे। एक ऐसी शिक आइन की इस्तेमाल करके ऐसी सियासी जमात को रिलीफ दिया है जो एप्लीकेट नहीं है, जिस पे एक और मौजूद जज कह रहे हैं ये आपने बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट कायम कर दिया है। 187 को इस तरीके से इस्तेमाल करने में उस सियासी जमात को रिलीफ दिया जो बाहर खड़ी आई नहीं है रिलीफ लेने। तो ऐसे जजेस की अमाल को, मैं नीयत की बात फिर नहीं कर रहा, अमाल को चेक करने के लिए एक ऑर्डिनेंस आया है, जिन्होंने उस कमेटी को भी मिसयूज करना शुरू कर दिया था। उस कमेटी के बावजूद वहां एक ऐसा एक अलायंस बन गया जिसने फिर हम ख्याल बेंचेस बनाने शुरू कर दिए ताकि हम ख्याल फैसले आए उसी तरह जिस तरह उमर अता बंदयाल के दौर में, ये उससे पहले हो रहा था, साकिब निसार के दौर में हो रहा था, गुलजार के दौर में हो रहा था, आसिफ खोसा के दौर में हो रहा था। तो अब वो रूह जो है, वो बदरूह जो है, स्पिरिट जो है उस एक्ट की, उसको भी तो नाफिज करना है ना किस तरीके से। तो इसलिए ये तरमीम आई है। नीयत खराब होगी तो होगी, पार्लियामेंट है, सॉरी एक्ट है, ये ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, बनना है, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उठा के बाहर फेंक देगी, ये पास कर देगी, गलत पास करेगी, गलत। अब ये जो ऑर्डिनेंस की बातें हो रही हैं या जो लाने की कोशिश की जा रही है, फुल स्टॉप लग जाएगा आगे इन फ्यूचर? हम तो नहीं देखेंगे कि अब कोई और इस तरह की चीज़ देखेंगे कि जी फिर से अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं, फिर से ऑर्डिनेंस लाने की बातें हो रही हैं? अमेंडमेंट लाने की बातें होती रहेंगी, पार्लियामेंट बनती इसीलिए। कानून जो है या आइन जो है, ये अल्लाह की किताब तो नहीं है ना कि बदल नहीं सकती। आइन और कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लॉ मेकर्स का मतलब क्या है? लॉ मेकर्स का मतलब है कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस,
इसलिए हर 5 साल बाद नए नुमाइंदे आते हैं। जो 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 फलसफा है इसके पीछे वो तो यही है ना कि नई पौध आए, वो देखे कि जो लॉ 5 साल पहले बने थे या 10 साल पहले बने थे, क्या आज के दौर में वो रेलेवेंट हैं या उनमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, लॉ अमेंडमेंट का। ये कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ कलाम नहीं लेके आए तख्तियों पे जो बदलना नहीं है। ठीक है, ये बदलने के लिए है, आइन भी और कानून भी, जमाने को सूट करने के लिए। तो बस ये तो ये तो चलता पानी है और चलता रहना चाहिए। अफसर साहब, आप ही कह रहे हैं जमाने को सूट करने के लिए है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इसलिए क्योंकि अपने मफाद की को चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम आ गए तो हमारे लिए क्या सूट करता है, हमने वो चीज़ लेकर आनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सियासत और अदालत के बाद अब बात करते हैं अवाम के मसाइल की। अवाम को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है महंगी बिजली का और IPPs का। पूरा मुल्क बिलावास्ता तौर पर इससे मुतासर हो रहा है। लोगों की माहाना आमदन से ज़्यादा बिजली के बिल्स आते हैं, मगर IPPs मालिकान यानी अशराफिया दोनों हाथों से अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। बर्न पावर प्लांट्स भी अवाम की जेब से अरबों रुपए निकलवाते हैं, जबकि बेशतर प्लांट्स 10% बिजली पैदा करके पूरे 100% के पैसे बटोरते हैं। मगर अब हुकूमत ने कुछ हद तक IPPs से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत की तरफ से IPPs के लिए कायम करदा टास्क फोर्स ने 5 IPPs मालिकान को 2 टोक कह दिया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर बिजली की पैदावार और फरोख्त के गैर मुनसिफाना मुआहदे ख़त्म कर दें। जितनी बिजली पैदा करे उतने ही पैसे वसूल करें, वरना नताइज के लिए तैयार हो जाए। ज़रा ये बताते हैं कि 5 कंपनीज के मालिकान को बता दिया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरस के लिए इनकी सलाहियत के हिसाब से पैसे अदा करेगी, क्योंकि वो पहले ही इजाफी अदायगियां ले चुके हैं। एक कंपनी के मालिक ने टास्क फोर्स को पेशकश की है कि वो हुकूमत 55 अरब रुपए अदा करे तो वो ना सिर्फ मुआहदे को ख़त्म करने बल्कि कंपनी हुकूमत के सुपुर्द करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। मगर हुकूमत ने ये पेशकश ठुकरा दी है और वाज़े किया है कि इनके पास मुआहदा ख़त्म करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। IPPs मालिकान को ये भी बता दिया गया है कि वो पिछले 4 साल में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमा चुके, इसलिए इनकी कोई शर्त कबूल नहीं की जा सकती। वो पहले ही हुकूमत को धोखा देने में मुलव्विस हैं। हुकूमत ने इन पावर प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और गलत कामों और मुनाफाखोरी से लिए गए पैसे की रिकवरी के अलावा दूसरे कानूनी इक़दामात का भी इंदिया दे दिया है। इन 5 के अलावा हुकूमत 100 से ज़ायद IPPs को निर्ख कम करने पर कायल करने की कोशिश कर रही है। अभी तक एक कंपनी ने रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने की पेशकश की है, लेकिन हुकूमत को दीगर बिजली घरों से भी इसी नौयत की पेशकश का इंतज़ार है। तो ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या गवर्नमेंट इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी या नहीं। सबसे पहले हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, हमारा पैनल हमारे साथ है। हसन निसार साहब आपकी जानिब आती हूँ। मुआहदे रज़ाकाराना ख़त्म करो या फिर नताइज के लिए तैयार हो जाओ। हुकूमत ने 5 IPPs को खबरदार कर दिया है, 100 से बातचीत जारी है। IPPs के मुंह को खून लग चुका है। क्या रज़ाकाराना तौर पर राज़ी हो जाएंगे या फिर हुकूमत कोई सख्त अमल अपनाने के लिए मजबूर होगी? देखें जी, मैं विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, मुझे तो ये जो वार्निंग है ये भी नूरा कुश्ती लगती है। बात खुल जाएगी, सामने आ जाएगी। ये नूरा कुश्ती है नंबर 1। जो कुछ होगा वो इन मगरमच्छों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने, उनकी धूल झोंक रहे हैं उनकी आंखों में। ये सारा टोपी ड्रामा है। अच्छा, ये चंद दिन पहले ऊपर नीचे 5-7 अखबारों में मैंने खबर देखी है कि मालिकान की भारी अक्सरियत मकामी लोगों की है, पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने गैर मुल्की नामों के निकाह बोर्ड रखे हैं। खत्म, बिल्कुल ये मिली भगत के साथ। ये जो धमकी रजाकार वरना नताइज के लिए तैयार, क्या नताइज है? तुम कल पैदा हुए हो या पिछले हफ्ते बालिग हुए हो, सब मिली भगत आई है। टोपी ड्रामा है, नूरा कुश्ती है। सही, वक्त बता देगा। ठीक। हसन साहब, महंगी बिजली, गैर मंतकी IPPs मुआहदे, बिजली बनाए बगैर अरबों की वसूलियाँ, क्या ये IPPs मालिकान 24 करोड़ आवाम जो कि तरसती रहती है, फिर वोटों के लिए बाहर भी निकलती है, इनकी बातें भी मान लेती है, इनसे अहम है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दे पपेट्स। मैंने तो पता नहीं चंद पिछले को 2 4 5 प्रोग्राम देखा। मैं एक ज़माने में बहुत कुड़ता था। अब मैं कहता हूँ जो आवाम के साथ हो रहा है इससे बदतर होना चाहिए। ये सारा कुछ बुनियादी तौर पे पीपल ऑफ दिस कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल। कोई चांद में रहेगा जब तक तेरा नाम रखे नाम हो, तुम हो कौन? ते दे नारे बजनगे ते दिन बड़ी अजीबो गरीब बुत परस्ती छोड़ के शख्सियत परस्ती, ये ज्यादा खतरनाक रवैया है बीबी। चूंकि बुत की पूजा करोगे उसका कोई दिमाग खराब नहीं होगा, उसका दिमाग है ही नहीं, तो बेजान है। जब इंसानों की पूजा शुरू होती है दे गो berserk। So this is what is happening। तो हो रहा है जो हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है, मुल्क के साथ भी, लोगों के साथ भी। ठीक है, अफसार साहब आपकी तरफ आते हैं। बिजली का महंगे होना गवर्नमेंट रीज़न देती है कि जी आईपीपीज़ की तरफ से ये है इसलिए ऐसा होता है। आईपीपीज़ को कंट्रोल कर लिए गवर्नमेंट, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, उसके पास फिर क्या रीज़न रह जाएगा? किसके पास? गवर्नमेंट के पास क्या रीज़न रह जाएगा अगर आईपीपीज़ को कंट्रोल करने के बाद भी बिजली महंगी ही रहती है? देखिए, ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं समझ आती इसमें नई बात क्या है। मेरा ख्याल है कि असल बात है सीखने की, कि ये जो बिजली महंगी है इन मुआहदों में, वो मुआहदे किए हैं ना, दो अतराफ़ ने किए ना मुआहदे। एक तरफ वो बिजली बनाने वाले थे, दूसरी तरफ हुकूमत होगी या वो अथॉरिटी होगी। आईपीपीज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, नेपरा शायद, क्या नाम है उसका, तो उस वक्त उसका नाम कुछ और था। अब मुझे बताएं कि जो बिजली बनाने वाले हैं कारोबारी लोग हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से तो बेस्ट डील करनी है, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। आप उन्हें अनएथिकल कह लें, इमोरल कह लें, इलीगल काम कर लें, लालची कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, उनका काम यही है। मैं तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मैंने कोई चीज़ किसी से ख़रीदने जाना है तो मैं इस बात पे बेवकूफ़ी दिखाऊं कि मेरी जी उसकी मोरालिटी की वजह से वो मुझसे धोखा नहीं करेगा, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है ना। मुझे तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हुकूमत के इदारे थे और जिन्होंने निगोशिएट किया, ये बार बार किया है, उनके जहन में अवाम का या हुकूमत का मफाद क्यों नहीं था? हर हुकूमत ने किया, पिछले 20-25 साल में किया। क्यों नहीं उन्होंने इसको बेहतर किया? क्यों नहीं उन्होंने इसको बदला? जब ख़त्म भी हो गए, दोबारा हुए, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? पता है आपको किसकी हुकूमत थी? चलें, दूसरी बात यह कि कर लिया, सीखा क्या? ये पहली दफ़ा तो नहीं ऐसे मुआहदे किए हमारे हुक्मरानों ने या हमारी ब्यूरोक्रेट्स ने जिससे मुल्क को या आवाम को नुकसान हो रहा है। हमारी तारीख भरी पड़ी है, लेकिन अगली दफ़ा के लिए क्या सीखा? क्या हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया? क्या हमने वो लूप होल्स को प्लग किया जहाँ से ये नुकसानात होते हैं या इस तरह की ये काम होती? क्या हमने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को एम्पावर किया कि आइंदा वो ये इस तरह के मुआहदे देखा करें? कुछ सोचा हमने? नहीं, कुछ नहीं सोचा हमने। बस रौला डालेंगे हम टीवी पे बैठ के, उनके से मुआहदे रिवाइज कर दो, उनको ख़त्म कर दो, उनको उठा के जहन्नुम में डाल दो। सॉवरेन गारंटीज़ दी हुई हैं आपने। सॉवरेन गारंटीज़ का मतलब आप जाके देख लें क्या होता है। फिर जब आपने मुल्क चलाना है, इस कैपिटलिज्म के दौर में, इस कैपिटलिज्म के ज़रिए चलाना है, तो आप ये इस तरह नहीं कर पाएंगे। आप फंसे हुए ऐसे हैं। लेकिन फंसाया किसने और क्यों फंसाया? उस पर सीखा हमने क्या? और आइंदा के लिए ऐसा हम ना फंसे, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? इस पे मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा? तो ये मेरे तो कुछ और सवालात हैं। ठीक है अफसार साहब, ठीक है, आपका कमेंट आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो इसी पर इफ्तिखार साहब का और जगम साहब का कमेंट लेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं अवाम के कैसे मसले की जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए हुकूमत भी हमें कुछ तैयार नजर आती है, यानी आईपीपीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। महंगी बिजली की हम बात कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आती हूं मैं। महंगी बिजली कैपेसिटी पेमेंट्स के अलावा हुकूमती टैक्सेस भी शामिल होते हैं, लाइन लॉसेस के मसाइल भी होते हैं। आईपीपीज़ के अलावा बिल में आयद हुकूमती टैक्सेस और लाइन लॉसेस के मसाइल हल करना कितना ज़रूरी है? जो बिजली पैदा होती है, जिस कीमत पे पैदा होती है, मुझे दे दी जाए। ये जो तमाम टैक्सेस हैं ना, ये निकाले जाए। बस तो मुझे बताओ कि मैं टेलीविज़न का टैक्स क्यों दूं? मेरे घर में तो टेलीविज़न है ही नहीं। तो ये लाखों लोगों से, लाखों लोग, करोड़ों के करीब है जो बिजली इस्तेमाल करता है। क्या कोई
नया आइन लिखने की ज़रूरत है? मतलब इसका तो जवाब दो हमें कोई। मैं टैक्स देता हूँ, फिर मेरे बिल में इनकम टैक्स लगा होता है। आप कैसे दो जगह पे 2 दफ़ा मेरे से टैक्स वसूल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये मेरा दोस्त सही कहता है हसन निसार, मुझे इसके लफ्ज़ मैंने लिखे हैं, मुझे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। ये सब जुगाड़े हैं, ये सब नूरा कुश्ती है, ये सब टोपी ड्रामा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर हमारे में एका हो और हम कहें हम नहीं देते, तो क्या कहाँ से लेंगे पैसे? और ये कितने ताकतवर होंगे ये लोग जिनके ये नाम ले लेके हमें डराते हैं। वो कहते हैं हमने इसलिए किए कि आपके घर में दिया नहीं जलता था, आपके घर में बिजली नहीं आती थी। और भाई, दिया और बिजली जलाने में तुमने हमको जला दिया, हम जल गए। अब बिल, खुदा की कसम, मैं एक मिडिल क्लासिया हूँ, जब मेरे घर में बिल आता है तो मुझे समझ नहीं आती है कि अब इस बिल की अदायगी का तरीक़ाकार क्या है। और जो मेरे घर में काम करती है वो मेरे सर पर सवार खड़ी होती है, वो कहती है साहब जी बिल मेरा तुसी देना है, मेरे को पैसे नहीं है। तो बजाय ये लोग आपस में करें, ये लोग इनको पकड़ें, इनसे लें। बहुत लूट लिया इन्होंने। अगर इन्होंने 1 रुपए की सरमायाकारी की थी तो ये 100 करोड़ कमा चुके हैं। ये सॉवरेन गारंटीज, तो मेरा कोई सॉवरेन हक नहीं है इस मुल्क में? एम आई नॉट द सिटीजन ऑफ ए सॉवरेन स्टेट? जहाँ जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ लें। यार ये टेलीविजन का क्या मजाक है? किस खुशी में ये ले रहे हो मुझसे पैसे? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? क्यों हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो? सही, ठीक है। हसन साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, 100% दुरुस्त। मैंने कहा मेरी तो जाती जो है वो गिला शिकवा नफरत जो भी, मैं आवाम के खिलाफ हो गई है। इनके लिए करते लड़ते मरते बैरून मुल्क चले गए, जेलें काट ली, सारा कुछ। इनको तो कोई एहसास ही नहीं है। जो अपील की है इफ्तिखार ने, जो बात इन्होंने की है, इनकी खोपड़ियों में नहीं घुसती। ये टोटल लूट है। मैं सही, ये कोई माड़ा मोटा हल्का फुल्का वारदात नहीं, वारदात दर वारदात है। हर तरफ से जितने इंसान के बदन में मसाम होते हैं उतने ही इन्होंने वो इसमें वो क्या वो पीने के लिए नहीं, सब स्ट्रॉस, स्टेनलेस स्टील के उतने स्ट्रॉस दाखिल करके ये खून पी रहे हैं। ये बाजी नहीं आ रहे। सही, ठीक है। जैगम साहब, और आएंगे भी नहीं जब तक इनको भयानक सबक नहीं सिखाया गया। जैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपका कमेंट लेती हूँ। बिल्कुल ठीक। आप जैगम साहब, आप कहेगा सिर्फ 20% प्लांट्स गैर मुल्कियों की मिल्कियत है, बाकी 80% कंपनीज पाकिस्तान की है। 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत में है, जबकि 28% प्लांट्स निजी शोबे के पास है। हुकूमत सबसे पहले इन 52% कंपनीज के रज़ाकाराना मुआहदे क्यों नहीं छोड़ देती, ताकि एक मिसाल सेट हो कि हमने अपने घर से शुरू किया है, अब आपकी बारी है। देखिए, मेरे सीनियर दोस्त जो हैं उनके इनकलाबी इस वक्त जागे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपके अलावा हम 4 इस दुनिया से जा चुके होंगे और हमारे पोते उस वक्त भी भुगत रहे होंगे। ये 30-30 साल के मुआहदे हैं और सॉवरेन गारंटीज हैं, रियासत ने गारंटीज दी हैं। ओ यार, रियासत में हम नहीं रहते। आप इनको नहीं खोल सकते। जैगम एक मिनट, जैगम। और ये जो हुकूमत है, और ये जो हुकूमत है, ये जो पार्टी हमारी हुकूमत में है, 90 की दहाई से इनके लिए एक बात बड़ी मशहूर है, वो है इनकी आड़ियाँ जानियाँ। इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो इनकी आड़ियाँ जानियाँ। ये आड़ियाँ जानियाँ क्या है? 1994 के IPPs जो 30 साल पूरे कर चुके हैं, उनमें से 4-5 ये उनके खिलाफ कारनामे दिखाएंगे। बिजली के बिल पे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त मसला इनके किए हुए मुआहदे हैं, जिसमें इन्होंने गारंटी किया है मुनाफे को, जिसमें इन्होंने उस वक्त निगोशिएट करने की जहमत नहीं की, बिडिंग नहीं कराई कि आपस में कोई मुकाबले कर लें।
महंगे और गलत ईंधन का इस्तेमाल किया है, और सबसे बड़ा जुल्म यह किया है कि ज़रूरत से 3 गुना ज़्यादा बिजली पैदा की है, 3 गुना ज़्यादा बिजली घर बना लिए हैं। तो आप इस बारे में फ़िलहाल तसल्ली रखें, जहाँ तक IPPs हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। 21 सेंट की बिजली आपको मिलती है, भारत में 9 सेंट की मिलती है, 3 गुना। अगर भारतीय 1 रुपया देता है बिजली का, पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूं, जी जी, तो पाकिस्तानी 3 रुपया देता है बिजली का। पाक सरजमीन में यह कारनामा है हमारे हुक्मरानों का, जिनको इतनी जल्दी पड़ी थी कि रातों रात बनाने थे, कोई मुआहदों की फिक्र नहीं है, गारंटियां ऐसे दे रहे हैं जैसे इन्होंने अपने घर में से अपनी शुगर मिलों से पैसे वापस करने, और इतनी ज्यादा कीमत लेकर भी पूरा पावर सेक्टर सस्टेनेबल नहीं है, उसको रिफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस वक्त जो कर सकते हैं वो तो करें। IPP से निगोशिएशंस की गुंजाइश बहुत ही कम है। जो एक्स्ट्रा बिजली मौजूद है उसका कोई बराह रास्त हल नहीं है, उसका हल यही है कि आप रिफॉर्म करें। जो अनसस्टेनेबल सेक्टर है इसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश करें। ये तस्लीम करें कि ये एक दिवालिया सेक्टर है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें कि कौन से चल सकते हैं, कौन से वाले नहीं चल सकते, और फिर अवाम क्यों इसका बोझ उठाए। अगर दिवालिया आपका सेक्टर है, अगर दिवालिया IPPs हैं, अगर आपने गलत मुआहदे किए हैं, तो अवाम बेचारी क्यों भुगते, कहां से भुगते, उसका तरीका निकालें, अपने लॉसेस कम करें। जो खराजात आप करते हैं उसको कम करें, जिसको कम करने की बजाय मुसलसल बढ़ा रहे हैं। जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि जो आप उसके अंदर अपने खर्चे ला रहे हैं, जो आप टैक्सेस ठोके हुए हैं, हर चीज आप डाल रहे हैं, PTV का पैसा भी जो है वो बिजली इस्तेमाल करने वाला दे। यानी प्रोपेगंडा आपने करना है, झूठ आपने बोलना है, हमारे मीटर पे आपने दिमाग के मीटर पे असरअंदाज होना है, और पैसे भी हम निकालें, तुम्हारे प्रोपेगंडे की कीमत भी हम अदा करें। क्यों दे एक बिजली इस्तेमाल करने वाला ठीक, एक मस्जिद का मीटर भी PTV के पैसे दे, जो PTV नहीं देखता वो भी PTV के पैसे दे, जो खर्चा पूरा नहीं होता वो आप बिल में डाल देते हैं। और जहां तक हुकूमती पावर सेक्टर है उसको तो ठीक करें ना। वेयर इज द प्लान? कोई ऐसा प्लान है आपके सामने कि पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने का ये प्लान है? बिल्कुल ज़ैगम साहब, चोरी होती है उसका क्या प्लान है, जो लॉसेस हैं उसका क्या प्लान है? प्लान मस्ट होना, तो प्लान होना मस्ट है, क्योंकि जानिया नजर आ रही है। जी जी ज़ैगम साहब, आपका कमेंट आ गया, प्लान है, लेकिन जरूरी है कि वो प्लान जो है लॉन्ग टर्म हो, उस पर अमल भी किया जाए। ये ना हो कि सिर्फ आपने अपने लिए बनाए आने वाली गवर्नमेंट उसको फिर से चेंज कर दें, उसको समझने की भी ज़रूरत है। अभी आपसे इजाज़त लेंगे, अपने पैनल का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कल इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।